दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में लोगों को लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। आने वाले समय इसमें गिरावट हो सकती है। तो क्या वाकई में इस समय एंट्री नहीं की जा सकती या फिर इस समय एंट्री का बिल्कुल ये सही मौका है? तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपके मन का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आने वाले समय में आप इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच पाओगे। तो यहाँ पे इसके अंदर की वो सारी जानकारी आपके काम की है। कुछ ऐसे स्टॉक भी डिस्कस करने वाले जो अभी इंडस्ट्रीज पी से काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। आईआरएफसी की सेहत को देखेंगे, इसकी रेटिंग को देखेंगे और बिजनेस के माहौल और बिजनेस के मॉडल को देखेंगे और उससे ये समझने में आसानी हो जाएगी कि वाकई में आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है। अब आप देख दो कि जो दूसरी फाइनेंस कंपनी है उसके मुकाबले इसकी प्राइस बहुत नीचे है। क्या वाकई में ये भी आने वाले समय में बजाज फाइनेंस जैसा रिटर्न दे सकता है हमें? क्या ये भी 4 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे की क्लोजिंग 76.65 के आसपास रही, जहाँ पे 2.06% की शानदार तेजी थी। तो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली और बाजार क्लोज होने के सामने देखे तो इसने अच्छा माहौल भी बनाया। वैसे तो इंट्राडे में 78 का इसने हाई भी बनाया, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। वैसे इस आईआरएफसी के स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा रुलाया। आपने देखा होगा कि बहुत समय तक स्टॉक एक ही जगह पे ट्रेड किया है और जब इसकी लिस्टिंग हुई डिस्काउंट में हुई थी, कंपनी ने 25-26 की आईपीओ प्राइस रखी थी, लेकिन ये नीचे की तरफ डिस्काउंट में लिस्ट हुआ और उसके बाद काफ़ी समय तक लोगों को इसने रुलाया। आप ये देख ही सकते हो कि 16 अप्रैल 2021 को ये 21.75 के आसपास यानी 21 रुपये के आसपास स्टॉक था और ये पीरियड बहुत लंबा चला, लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें वेट करना पड़ा। आप ये देख ही सकते हो कि 14 अक्टूबर 2022 तक भी ये 21.40 के आसपास ही था। ये पीरियड बहुत बड़ा था, कम से कम 18-19 महीने तक स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट हो गए थे, लग रहा था कि इसमें से निकला जाए। उस समय भी मैंने लगातार इसमें वीडियो बनाया, आपको पता होगा, मेरे पुराने वीडियो जाके आप देख सकते हो। मैंने आपको मोटिवेट किया कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, इसमें आप बने रहे और जो बने रहे उनको रिटर्न बहुत बेहतर मिला, क्योंकि वाकई में उसके अंदर पोटेंशियल था कि आने वाले समय दौड़ेगा जरूर और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन हर स्टॉक में कभी भी ठहराव सा आ ही जाता है, एक तरफा तेजी कहीं नहीं बनती है। कुछ स्टॉक आप जाके देख सकते हो, चाहे सुजलॉन हो 8 रुपये के ऊपर बहुत समय तक रुका, इसी तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड 6 रुपये के आसपास बहुत समय रुका, लेकिन वहाँ 6 रुपये से जब दौड़ा तो 70 तक चला गया और अब 35 के आसपास। काफ़ी समय से ऐसा ही होता है इन बड़े स्टॉक के अंदर, जब तेज़ी बनती है उसके बाद में एक ठहराव सा आ ही जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्राइस आप देखिए तो इसकी फिर से एक बार थोड़ी सी रुकी जरूर थी, वो थी 35 के आसपास। लगभग देखें तो 2 दिसंबर 2022 को ये 34.50 के आसपास था और ये प्राइस भी आपको काफ़ी समय तक देखने को मिली। आप ये देख ही सकते हो कि 34 के आसपास था 21 जुलाई 2023 को। और ये जो पीरियड है ये भी कम से कम 5 महीनों का था, यानी 5 महीनों तक ये स्टॉक आपको 35 के आसपास दिखाई दिया और वहाँ से जब ये दौड़ा तो सीधा आप देख सकते हो कि 92 तक चला गया, यानी ज़बरदस्त दौड़ा। तो इसीलिए इसमें डरने की बात नहीं है, ये एक तरह से कंसोलिडेशन मोड है और बहुत जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अगर आप इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी शानदार है। मार्केट कैप इस समय 98,733 करोड़ के आसपास है। फिलहाल 1 लाख करोड़ से थोड़ा सा मार्केट कैप जरूर कम है, लेकिन जल्दी फिर से 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच करेगा और इस बार ये देख दो कि एमएफआई लिस्ट के लार्ज कैप में भी शामिल होने की संभावना बनी हुई है इसकी। और इसका पी रेशियो अगर आप देखें टीटीएम तो 15.84 का है, पीबी रेशियो इसका 2.10 है। इंडस्ट्रीज पी यहाँ पे देख दो कि 22.86 का है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इंडस्ट्रीज का पी से ये नीचे मिल रहा है आपको, ये इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। डेट टू इक्विटी इसका 8.72 का है, आरओई इसका 13.25% है, ईपीएस 4.77 है और अगर डिविडेंड देखें इसका तो 1.99% का शानदार डिविडेंड कंपनी देती है और ये लगातार डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड से ही आप यहाँ पे मालामाल हो सकते हैं पीएसयू स्टॉक के अंदर। इसकी बुक वैल्यू 35.99 की है और फेस वैल्यू 10। तो देख सकते हो फंडामेंटल्स के बहुत शानदार है। यहाँ पे अगर फिच रेटिंग की देखें तो फिच रेटिंग ने इसकी जो रेटिंग दी है वो BBB- की रेटिंग है और स्टेबल आउटलुक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर क्रिसिल की रेटिंग देखें तो बहुत ही बेहतर इसको मिली हुई है। क्रिसिल ने यहाँ पे देखो इसकी जो लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेटिंग है उसको क्रिसिल ने AAA स्टेबल की रेटिंग दी हुई है, जो काफ़ी शानदार और इसको लगातार रीअफर्म किया जा रहा है, यानी रेटिंग बनी हुई है। स्टेबल आउटलुक में भी A+ की रेटिंग मिलना बहुत बड़ी बात रहती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है
कि कंपनी का जो स्टॉक है इस समय अंडर वैल्यू, आप ये देख ही सकते हो कि इस समय इसकी जो प्राइस है वो 91.24 के आसपास होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो इस समय जो 76.65 के आसपास स्टॉक मिल रहा है तो 16% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी इसको जो फेयर वैल्यू है वो 91 के आसपास की है। तो बिल्कुल स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है, इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो एक ही है टेंशन और वो है OFS का। OFS लाया जाएगा और प्राइस नीचे रखेगी तो वहाँ पे नीचे थोड़ी आने की संभावना बन जाएगी। वैसे पिछले दिनों खबर निकल कर आई थी कि सरकार OFS ला रही है, लेकिन बाद में ये खबर ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन OFS आएगा जरूर, क्योंकि सरकार को अपनी एक्स्ट्रा स्टेक को बेचना है। 86.36% की होल्डिंग इस समय सरकार की, इसको 75% पे लाना होगा, तो OFS आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि OFS अभी आए, 3 डिजिट में जाने के बाद भी OFS आ सकता है। लेकिन जैसे OFS आएगा उसमें जो करंट प्राइस है उससे 5 से 10 रुपये नीचे ही आएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है और इससे आपको ज़रा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। OFS भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय कंपनी मजबूत है और बिजनेस में तेज़ी से ग्रो करिए तो आगे बढ़ेगी जरूर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे IRFC के साथ में स्टॉक है जो BSE मिड कैप के, जो इस समय इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे आपको मिल रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इसमें देख लो कि जो लो वैल्यू है, जो अगर पी रेशियो है तो वो समझते हो उसको स्टॉक को हम बहुत अच्छा समझते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के पी के मुकाबले ये सारी कंपनियों के जो पी रेशियो काफ़ी कम है। IRFC की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि जो इस समय इसका जो स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 15.7 के आसपास, जबकि इंडस्ट्रीज़ का पी 29.2 है। तो ये देख सकते हो कि अपने इंडस्ट्री के पी से लगभग आधी कीमत के आसपास आपको इस समय मिल रहा है, अच्छी बात है। और इसका मार्केट कैप 98,144 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे IRFC के बाद में अगर आप देखें तो पॉलीकैब, जिसका देखें तो जो पी रेशियो है 42.2 का है और इसका इंडस्ट्रीज पर 65.6 का है। तो यह भी देख लो कि अभी फ़िलहाल अपने पी रेशियो से नीचे मिल रहा है। तीसरा स्टॉक अगर आप देखें पॉलीकैब के बाद तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिखाई देगा, जिसका यहाँ पे पी रेशियो अगर आप देखें तो 6.96 है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का पी 19.2 का है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको REC दिखाई देगा। REC का जो पी रेशियो है वो 6.5 का है, जबकि इसका इंडस्ट्रीज़ का पी 29.2 के आसपास है। अगला जो स्टॉक है वो है यहाँ पे देखो IDBI बैंक, जिसका पी रेशियो 18.3 है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का पी 19.2 के आसपास है। अगला और स्टॉक देखे तो आपको जिंदाल स्टील एंड पावर दिखाई देगा, जिसका पी रेशियो 24.6 है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का पी इसका 44.2 के आसपास है। तो ये देखो कि अभी फिलहाल पी रेशियो में लो पी रेशियो में आपको मिल रहा है। जिंदाल स्टील के बाद श्रीराम फाइनेंस, जिसका पी रेशियो 12 के आसपास है, जबकि इसका इंडस्ट्रीज पी 29.2 का है। तो यह भी बिल्कुल स्टॉक अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। कैनरा बैंक, जिसका पी रेशियो 5.2 है और इंडस्ट्रीज़ का पी 19.2 के आसपास, तो ये भी बिल्कुल लो वैल्यू में मिल रहा है स्टॉक। कैनरा बैंक के बाद अगर आप देखें तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जिसका पी रेशियो देखें तो 33.1 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्रीज़ का पी 52.6 का है। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कुछ स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आने वाले इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यू में मिल रहा है। तो IRFC भी अंडर वैल्यू स्टॉक है। आप इसका बिजनेस भी देखें तो लगातार बढ़ रहा है, आंकड़े उत्साहवर्धक है। पिछले कई सालों से लगातार देख रहे हैं कि हम इसका बिजनेस कहीं पे रुकता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ पे इसके रेवेन्यू को देख सकते हो। 2019 में जहाँ पे 11,134 करोड़ के आसपास था, 2023 आते थे 23,933 करोड़ तक पहुँच गया और हर साल रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। प्रॉफिट में भी वैसे ही आंकड़े उत्साहवर्धक है। 2019 में जहाँ पे 2,255 करोड़ के आसपास था, वो 2023 तक 6,337 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि, एक तरफा वृद्धि। और इसका नेटवर्थ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 18,586 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ के आसपास पहुंच गए। तो इससे बढ़िया और क्या शानदार बात हो सकती है। सारे के सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है और हर साल इसका नेटवर्थ, रेवेन्यू, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। यह फाइनेंस कंपनी कमाल कर सकती है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय ये 4 डिजिट में जा सकता है, यानी 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर लेते तो। इसके अंदर ताकत है वो। तो लॉन्ग टर्म का नजर लेके निवेश करें। फाइनेंस कंपनी के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। दूसरी फाइनेंस कंपनी में अगर आप निवेश करें उससे अच्छा है कि आप IRFC में करें, लगातार अच्छा आपको डिविडेंड भी मिलेगा, वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, तो दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।